हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था कि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो अर्थ में क्यों डेवलप हो रही है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ मॉडर्न मेटल। देन हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टी जैसे मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल पोल्स क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, नाउ अब हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्कस करने हैं। ठीक, तो कुछ पैरामीटर से सबसे पहला जो पैरामीटर यहाँ पर आता है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप या डिप एंगल। तो एंगल ऑफ डिप भी इसको कहते हैं या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दो चीजें इसको बोली जाती है। अब बात करते हैं होता क्या है। ठीक, तो मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल है या मैग्नेट है, ठीक है, और नीडल को आपने एक वर्टिकल प्लेन में सस्पेंड किया हुआ। दो तरह के ऑप्शन होते हैं जब हम मैग्नेटिक कंपास के थ्रू मैग्नेटिक डायरेक्शन को जो नेविगेशन करते हैं तो हम उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं। जब नीडल जो होती है इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रुक जाती है, जिसको हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसी निडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं रखते हुए वर्टिकल प्लेन में रख देता हूं, तो जब इसको वर्टिकल प्लेन में रखा जाता है तो ये डिफ्लेक्ट होती है और जहां पर हम खड़े हैं उस पॉइंट पर अगर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया जाए तो ये जो निडल है हॉरिजॉन्टल से एक एंगल क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वर्टिकल प्लेन है, ये रहा एक वर्टिकल प्लेन, और इस वर्टिकल प्लेन में मैंने एक नीडल को सस्पेंड किया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइन हो जाती है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, जो हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, तो जब भी आपको एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करना होता है यू हैव टू टेक ए कंपास इन वर्टिकल प्लेन एंड इट विल मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल लाइन उस प्लेन पर होनी चाहिए, उस जगह पर होनी चाहिए जहां पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं। सरफेस के पैरेलल को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया बेटा? मेरे पास एंगल ऑफ डिप हो गया। जहां पर जाकर रुकती है वहां पर इसकी इंटेंसिटी होती है। मान लीजिए कि इसकी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज V, करेक्ट। तो ये हो गया मेरे पास क्या? एंगल ऑफ डिप। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल मूव इन अ वर्टिकल प्लेन देन एंगल मेड बाय इट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, डिप एंगल या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? अब हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, समझे इसे। मान लीजिए कि आप अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर खड़े हो। ठीक है, अगर आप अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर खड़े हुए हो तो उस प्लेस पर खड़े होकर आपको क्या करना है? एक प्लेन निकालना है। क्या निकालना है? एक प्लेन। ऐसा प्लेन जो कि जियोग्राफिकल पोल से होकर जाता है और आपके पॉइंट ऑफ जहां पर आप खड़े हो वहां से होकर जाता है। किसी भी प्लेन को क्रिएट करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? तो दो। लाइन को क्रिएट करने के लिए अगर मुझे एक लाइन बनानी तो मुझे 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए होंगे। एक ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे एक प्लेन बनाना है तो मुझे 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं, 1 2 3, इनको ज्वाइन करेंगे तो प्लेन बन जाएगा। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है बेटा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अर्थ की किसी एक प्लेस पर खड़ा हुआ हूँ जहां पर मुझे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मेजर करना होता है तो मैं क्या करता हूँ? उस सरफेस, उस पॉइंट से मैं 2 प्लेन ड्रॉ करता हूँ। पहला प्लेन जो कि, ठीक है, ज्योग्राफिकल पोल्स और उस पॉइंट से होकर जाता है, और दूसरा प्लेन जो मैग्नेटिक पोल्स और उस पॉइंट से होकर जाता है। उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मीन्स एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सिंपली अ एंगल बिटवीन अ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन
जो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स, जितने ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं वहां से, और जहां पर वहां से होकर क्रॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये होते हैं ज्योग्राफिकल पोल्स और ये होते हैं हमारे मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। और आप यहां पर खड़े तो इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या आएगा बेटा, एक मेरिडियन आएगा, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इनको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये फिर एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर अगर मुझे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मेजर करना है तो क्या होगा, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है, ठीक। अगर इसको हम अच्छे से डिफाइन कर दे तो कैसे डिफाइन किया जाए, देखो मान लो कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हुआ और ये मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ, इनके बीच का जो प्लेन हुआ इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक। और ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक। चलिए, दो पैरामीटर हमने पढ़े, ठीक है। तीसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। अर्थ के मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। समझिए, मान लीजिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन है वह मेरिडियन जो कि मैग्नेटिक पोल से होकर क्रॉस होता है, ठीक है। और इसमें मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहाँ पर आपकी एक होती है टोटल इंटेंसिटी आई, दिस टोटल इंटेंसिटी या टोटल इंटेंसिटी बी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट BV is called B sin phi and horizontal component BH is called B cos phi, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan phi की जो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास वो क्या आएगी, BB by BH, ठीक है। सेकंड, अगर मैं टोटल B फाइंड करना चाहूँ, इट इज इक्वल टू BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दो वैल्यूज जाएगी, करेक्ट है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मैं अर्थ के एक ऐसे प्लेस पर गया हूं, ठीक है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ के मैं सपोज इस प्लेस पर जाता हूँ जो मैग्नेटिक साउथ है और इसके अपोजिट यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है। अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर मैं नीडल को यहाँ रखता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। अगर मैं नीडल को यहाँ रखता हूँ तो नॉर्थ ऐसे पॉइंट करेगा, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर tan phi की वैल्यू देखूं जो होती है BV बाय BH, phi की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिंगल कितना एंगल बना, 90 डिग्री, 1090 इनफाइनाइट इक्वल्स टू BV बाय BH। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बेटा वो क्या हो जाता है, जीरो। देखो वर्टिकल एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कब, जब phi की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको याद रखना है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक। कितना, 45 डिग्री phi की वैल्यू, ठीक। चलिए, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास
कुछ पैरामीटर थे जो इनसे रिलेटेड थे, अर्थ मैग्नेटिज्म से। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब वो रहेगा मैग्नेटिज्म इन मैटर, जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा। तो बेटा अगर हम मैटर की बात करते हैं तो टोटल जो मेरे पास सब्सटेंस होते हैं उनको यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब इन्हें अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिफाइन किया गया है, इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।